ये कहानी सुनी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक गैंगस्टर की जिसका नाम था जगदीश। तो आइए सुनते ही द गैंगस्टर। 90 के दशक में कोयला माफियाओं के फलने फूलने का वक्त था। छोटे स्कूल कॉलेजों से पढ़कर निकले युवाओं के पास दो ही ऑप्शन थे। पहला, कोई खुद का काम धाम करना जिनमें गाड़ी चलाना, गैराज खोलना मुख्य था। दूसरा काम था कोयले की दलाली जिसमें हाथ काले होते ही है। इन्हीं सबके बीच वो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा अपना भविष्य तलाश करते थे। ऐसी ही एक कहानी हमारे जगदीश की भी है। थे तो ये पढ़ने लिखने में औसत पर कॉलेज के दिनों में इनको एक ईसाई कन्या से प्रेम हो गया। कॉलेज खत्म होने के बाद इन्होंने पिता का बिजनेस जो कि एक बुक स्टोर पिताजी का हाथ बटाने लगे। घर पर इन्होंने उस ईसाई समुदाय की कन्या से विवाह की बात छेड़ी। घर वालों को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी, पर जवानी का जोश जगदीश भाई साहब पर हावी था। उन्होंने आप देखा न ताब जाकर कोर्ट मैरिज ली और उस फूल सी कुमारी मीरा को लेकर घर चले आए। घर वाले इस हादसे को कबूल नहीं कर पाए और जगदीश को घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद उनके पास कमाई का जरिया खत्म हो गया। जगदीश सबसे आसान रास्ते को चुना और एक गैंग ज्वाइन कर लिया। पांडे गैंग, जिनका मुख्य काम कोयले की दलाली और रंगदारी वसूली थी। जुर्म की दुनिया में उसके जो कदम पड़े वो रुकने का नाम ही नहीं लिए। उधर जुर्म की दुनिया में उसका कद बढ़ रहा था, इधर उसका परिवार एक के बाद एक वो 3 बच्चों का बाप बन गया। जुर्म की दुनिया अगर रोमांच से भरी है तो साथ में कानून का डर और दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। कुछ दिनों बाद एक मर्डर केस को जेल हो गई। इसी मर्डर ने जगदीश को पांडे गैंग में पहचान दिलवाई और प्रदेश के हिस्ट्री शीटर में उनका नाम मशहूर हो गया। ये मर्डर उन्होंने एक कोल व्यवसायी का किया था जिसने रंगदारी देने से मना कर दिया था। जेल में उसकी मुलाकात एक कुख्यात गैंगस्टर करीम से हुई। वहां पर करीम ने उसे छोटी मोटी रंगदारी के बदले में खुद का गैंग बनाने की सलाह दी और समर्थन देने का वायदा भी। उनकी दोस्ती जेल में ही काफी गहरी हो गई थी। बेल पर बाहर आने के बाद जगदीश ने अपना गैंग बना दिया। वो अब पांडे गैंग के समानांतर अपना गैंग चला रहा था और आदमियों और हथियारों की सप्लाई करीम कर रहा था। करीम का इलाका उत्तरी प्रदेश में था। प्रदेश के दक्षिणी छोर पर वो जगदीश के सहारे अपने पांव पसार रहा था। करीम को राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों का सह प्राप्त था। इस वजह से वह अपने गैंग को और अपने गैरकानूनी धंधों को बेखौफ होकर चला रहा था। अब वह राज्य के दक्षिणी छोर पर भी अपना खौफ फैलाना शुरू कर दिया। अब एक ही धंधे में 2 गैंग जैसे एक म्यान में 2 तलवार रहना। दोनों ही गुंडों में मनमुटाव और टकराव होता ही गया और एक दिन दोनों गुंडों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। एक तरफ जगदीश का गुट, दूसरे तरफ पांडे का गुट। शुरू में दोनों में छिटपुट लड़ाइयां होती थी। धीरे धीरे ये बड़े गैंगवार में बदल गई। ऐसी ही एक गैंगवार का नतीजा निकला कि पांडे गुट के मुखिया भोला पांडे को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। जगदीश अपने क्षेत्र में मसीहा के रूप में जाना जाता था। अपने पुश्तैनी गांव में उसकी छवि रॉबिन हुड के जैसी थी। गांव का जो भी व्यक्ति मदद की आस में उसके पास आता था, निराश नहीं लौटता था। जेल में बंद रहते उसने गांव के 110 गरीब लड़कियों की शादी कराई थी। जगदीश के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन में बहुत ही सुशील था।
उसके पिता एजी ऑफिस में ऑडिटर के पद पर थे। उसके 9 भाई बहन थे, जिनमें सभी की शादी हो चुकी है। उसका बचपन शहर में ही गुजरा था। 1982 में कॉलेज से उसने ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की थी। उसके आदमियों द्वारा किए गए भोला की हत्या का खामियाजा तो उसे भुगतना ही था। पांडे गैंग के लोगों ने उसकी हत्या का बहुत प्लान बनाया, पर जेल में होने के कारण वो कुछ भी न कर सके। अब तक दोनों गुट के लोग परिवार को इन सारे दुश्मनी से दूर रखते थे, पर पांडे गुट के लोगों ने खींचकर जगदीश की पत्नी पर कातिलाना हमला करवा दिया, जिसमें एक गोली मीरा के सिर में लगी। महीनों कोमा में रहने के बाद जगदीश के किए हुए किसी पुण्य के बदौलत मीरा की जान बच गई। यहीं से दोनों गैंग का मूक समझौता टूट गया। वे लोग अब गैंग के साथ उनके परिवार वालों पर भी हमला करने लगे। इधर भोला पांडे के मौत के बाद किशोर ने उस गैंग को संभालना चालू कर दिया, पर कुछ समय के बाद जगदीश के शूटर्स ने किशोर का काम तमाम कर दिया। किशोर के मरने के बाद गैंग की बागडोर कमल ने संभाल लिया। किशोर पांडे की पत्नी वर्षा समाज सेवी बनकर राजनीति में अपना दावा साबित करने में जुट गई। कमल ने अपने चाचा और दादा के मौत का बदला लेने के लिए जगदीश की रेकी चालू करवा दी। कुछ महीनों के बाद अदालत की पेशी के दौरान अदालत परिसर में बम के धमाके हुए। पुलिस वाले जो जगदीश को लेकर अदालत आए थे, वो धमाके की जगह भागकर पहुंचे। तब तक कमल के शूटर्स ने इधर जगदीश पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी। जगदीश वहीं दम तोड़ देते हैं। जगदीश के मरने के बाद उसके परिवार वाले स्तब्ध रह गए। उनका बेटा, जो काफी अच्छी पढ़ाई कर रहा था, वो वापस आया और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अमन अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर गैंग को संभालने लगा। बीच बीच में गैंगवार और पुलिस मुठभेड़ में सैकड़ों लोग दोनों तरफ से मारे गए, पर अमन और उसके गुर्गे अंडरग्राउंड होकर अपना गैंग चलते रहे और कमल का गैंग, जो अब एक गैंग न होकर सामाजिक उत्थान समिति बन चुकी थी, अमन के लोग उसके लोगों को रेकी कर मारते रहे। वर्षा अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में कुछ नहीं कर पा रही थीं और अमन उन सुधर चुके लोगों को पुरानी रंजिश के नाम पर मारता रहा। कुछ तो नए कार्यकर्ता, जिनकी जिंदगी में जुर्म का नामो निशान भी नहीं था, उनकी भी हत्या दिन ब दिन होती जा रही है। लोग डर और दहशत में दिन गुजर रहे। सामान्य जीवन जीने वाले भी रंगदारी और जान बचाने के लिए या तो प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं या फिर रंगदारी भर रहे हैं। हर माता पिता और भाई इसी डर में जिंदगी गुजार रहा है कि अगला नंबर उसके किस अपने का है। जो पेट भरने के लिए अपनी जमा पूंजी लगाकर कुछ काम धंधे में लगे हैं, वो सब छोड़कर जाए भी तो जाए कहाँ। पुलिस भी गैंगस्टरों से हफ्ता वसूली करके मुखदर्शक बनी रहती है। सरकार रोकथाम करने में नाकामयाब साबित हो रही है। मीडिया इन गैंगस्टरों को हीरो बना रही है। जैसे बाप की हत्या का बदला लेने पर अमन को दशरथ पुत्र की उपाधि से नवाजा गया, तो उनके शूटर्स को। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई नई कहानियां सुन सके और यह मेरे लिए भी बहुत मददगार होगा। धन्यवाद।